फिल्म की शुरुआत आसमान में एक भयानक धमाके से होती है और फिर बैकग्राउंड से हमें जानकारी मिलती है कि दुनिया के दुख, दर्द, आतंक और तबाही से भाग पाना नामुमकिन है। पर इस तबाही से बचने का एकमात्र रास्ता है और वो है इन्फिनिशन यानी कि द हैप्पीनेस सिस्टम, जहां आप अपनी हकीकत की दुनिया को छोड़ अपनी पसंद की दुनिया बनाकर अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी सकते हो। पर तभी एक लड़की स्क्रीन पर दिखाई देती है जो इन सभी बातों को गलत बताती है। इसके बाद हमें फिल्म की मेन कैरेक्टर जूडी, जो ड्रीमर होती है, एक अंधेरे कमरे में दिखाई जाती है जहां एक सिस्टम ऑपरेटर उससे अपने खिलाफ ना जाने की धमकी देता है। पर जूडी उसकी बातों से नाराज होकर उसे अकेला छोड़ने को कहती है। जिसके बाद सीन में जूडी अपनी नींद से जागती है, जिसके गले के पीछे से एक केबल को अलग होते हुए दिखाया जाता है, जिससे हम समझ पाते कि वो अब तक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अपने काल्पनिक दुनिया में थी। अब उठने के बाद वो अपने पास के सोफे पर सोई अपनी माँ को देखती है, जो खुद भी एक ड्रीमर होती है और कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अपनी काल्पनिक दुनिया में होती है। जूडी अब उठकर कमरे की खिड़की के बाहर देखती है, जो कि एक विशाल सी पेंटिंग होती है, जिससे वो और ज्यादा मायूस और निराश हो जाती है और खिड़की के शीशे पर एक मुक्का मारती है, जिससे वहाँ रखा हुआ एक काला बॉक्स नीचे गिरता है, जिसे वो उठाकर वापस वहीं रख देती है। अब अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो सीडी प्लेयर पर संगीत सुनते हुए अपने पिता का आईडी कार्ड लेकर उन्हें याद करने लगती है। फिर तभी जूडी की माँ पैमेला भी अपने नींद से जाग जाती है। जूडी फिर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, पर पैमेला उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए उससे प्रोग्राम के अंदर ना होने का कारण पूछती है। इस पर जूडी अपने माँ से कहती है कि सिस्टम ऑपरेटर से परेशान होकर वो अपने प्रोग्राम से बाहर निकल गई और अपने दिमाग को शांत करने के लिए संगीत सुन रही थी। फिर वो अपने पिता का आईडी कार्ड दिखाकर पैमेला से अपने पिता के बारे में पूछती है, पर पैमेला को जैसे उसकी पिता याद ही नहीं थे। वो आईडी कार्ड को देखकर कहती है कि सिस्टम वालों को इस आईडी कार्ड को अब तक फेंक देना चाहिए था। जो जूडी सुनकर अपनी माँ की बातों का विरोध करती है और उससे अपने पिता का कार्ड वापस ले लेती है। वो फिर से अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है, पर पैमेला उसे इन बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहती है। पर जूडी नहीं मानती और इस बार थोड़ा और जोर देकर वो फिर से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि उसे इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उसके पिता भी उसी की तरह प्रोग्राम के काल्पनिक दुनिया के बाहर जाकर सच की दुनिया में जीना चाहते थे। और जब वो एक दिन अपने प्रोग्राम से बाहर आई तो उसके पिता कमरे में नहीं थे, जिसके बाद उनकी कभी कोई खबर ही नहीं आई। इस पर जूडी कहती कि वो भी इस प्रोग्राम की दुनिया में खुश नहीं है। वो चीजों को सच में महसूस करना चाहती है और सच में दुनिया को देखना चाहती है। पैमेला उसे समझाती है कि सच में कोई दुनिया नहीं है, जो है वो यही सिस्टम है और इसीलिए वो दोनों भी यहाँ हैं, जहाँ वो अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। जो इतना कहकर वो वापस अपने प्रोग्राम के अंदर अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है। पर जूडी अपनी माँ के इस बात से बहुत निराश हो जाती है और अपने खाने से भरा कप सामने दीवार पर फेंक देती है। अब इसके बाद हमें कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बनाई हुई मनुष्य की काल्पनिक दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पैमेला अपने सपने के अंदर एक मशहूर ओपेरा सिंगर बनकर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, जहां ऑडियंस को उसे पसंद करता देख वो बहुत खुश होती है। पर प्रोग्राम के बाहर जूडी अपनी माँ के जागने का काफी देर से इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फिर से उससे बात करना चाहती थी। पर बहुत देर के बाद भी जब पैमेला अपने सपने से बाहर नहीं आती तो जूडी अपने प्रोग्राम की मदद से पैमेला के सपने में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। पर पैमेला उसे अपने सपने में देखकर घबरा जाती है और उसे धक्का दे देती है, पर खुद ही वो लड़खड़ाकर स्टेज से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब जूडी की इस हरकत पर सिस्टम ऑपरेटर उस पर नाराज होकर उसे रोकता है और फिर उसी अंधेरे कमरे में हम एक कुर्सी पर बहुत सारे केबल से जुड़ा हुआ एक आदमी देखते हैं, जो जूडी से कहता है कि सिस्टम के प्रोग्राम के साथ आज तक किसी ने भी छेड़खानी नहीं की, पर ऐसा करने वाली वो पहली लड़की बनी। ऐसी घटना भविष्य में फिर से कोई ना करे, इसलिए जूडी को
सजा मिलेगी। जूडी उससे पूछती कि उनको उससे आखिर क्या चाहिए, पर सिस्टम ऑपरेटर उससे कहता है कि उसे अब वही मिलेगा जो वो चाहती है। और इतना बोलने के बाद हम जूडी को अपने प्रोग्राम से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर तभी जूडी की नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो प्रोग्राम के अंदर हुए मौत के कारण प्रोग्राम के बाहर भी मृत दिखाई देती है। वो अपनी माँ की मौत से काफी दुखी होती है और तभी कमरे में सायरन बजता है और फिर सिस्टम के गार्ड आकर जूडी को एक चादर से ढककर उसे इंजेक्शन की मदद से बेहोश कर देते हैं। साथ ही उसका आईडी कार्ड भी जला देते हैं। अब इसके बाद जूडी जब होश में आती है तो खुद को जमीन के अंदर पाती है। किसी तरह वो जमीन के बाहर निकलती है और अपनी आंखों के सामने एक खंबे पर लटका हुआ मानव कंकाल देखकर डर जाती है। वो फिर अपने चारों तरफ देखकर जोर से सवाल करती है कि ये कैसी जगह है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और मानव कंकाल दिखाई देता है, जिसके शरीर पर एक कनेक्टर और खंबे पर सिस्टम का निशान होता है। इससे वो समझ जाती है कि ये कंकाल उसके ही सिस्टम के किसी व्यक्ति का है जो इस दुनिया में आकर खत्म हो गया। इसलिए अब वो भारी मन से आगे बढ़ने लगती है, पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। फिर कुछ दूर और चलने पर उसे थोड़ी दूर कोई हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो मदद की उम्मीद से आवाज लगाती है और उसी तरफ बढ़ने लगती है। पर फिर वो एक रेत के दलदल में फंस जाती है, जिससे डरकर वो और जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। इसके बाद हमें मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर स्टॉवर को दिखाया जाता है, जो थोड़ी ही दूर अपने शिकारी शिकंजों को खोल रहा था। अब जूडी की आवाज सुन वो उसकी मदद के लिए उसकी दिशा में चल देता है, पर उसकी आवाज के साथ उसे गाड़ी की भी आवाज आती है, जिस पर वो चौकन्ना हो जाता है और एक जगह छुपकर अपनी दूरबीन से वो आवाज की दिशा में देखता है। उसे एक गाड़ी में दो विशाल आदमी कॉल्ड क्रॉलर्स या आदमखोर होते हैं, जो धरती पर ओजोन की परत के नष्ट होने के कारण हवा में फैली खतरनाक केमिकल के असर से एक भयानक प्रजाति में बदल गए थे, जो कि उसे दिखाई देते हैं, जो खुद भी आवाज सुनकर वहीं रुक गए थे। अब तक जूडी भी दलदल में काफी तेज धंस रही थी और तभी गाड़ी से उतरकर एक क्रॉलर उसकी मदद के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और उसे इशारे से रस्सी को अपनी कमर से बांधने को कहता है। जूडी भी उसकी बात मानकर रस्सी की मदद से दलदल से बाहर आ जाती है, पर जैसे ही वो ऊपर उस क्रॉलर तक पहुंचती है, वो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी के पीछे उसे बांधकर डाल देता है। जूडी अब डर के कारण फिर से चिल्ला देती है, पर क्रॉलर उसे भूखा समझकर उसे कटा हुआ इंसानी हाथ खाने के लिए देता है। पर अब घबराई जूडी और ज्यादा शोर करने लगती है, जिस पर वो फिर से उसका मुंह कपड़े से बंद कर देता है। दूरी स्टॉवर भी दूरबीन से इन लोगों पर नजर रखा था और मौका मिलते ही वो अपने तीर से क्रॉलर पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे चौकन्ना होकर दूसरा क्रॉलर उसे खोजने लगता है, पर तीर लगने के कारण वो भी वहीं खत्म हो जाता है। फिर वो भागकर उस गाड़ी के पास जाकर जगह को ठीक से देखने लगता है, पर तभी एक घायल क्रॉलर पीछे बने तालाब से निकलकर उस पर एक चेन से हमला कर देता है, लेकिन वो तालाब से अपनी छिपाई हुई तलवार को निकालकर उसे वहीं ढेर कर देता है। दूसरी तरफ जूडी भी किसी तरह खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है, पर ऐसा करते हुए स्टोवर उसे देख लेता है और उसकी पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है, पर जूडी उसे अपने हाथों से मारने लगती है और उसका मास्क निकाल देती है। अब अपने सामने एक इंसान को देख जूडी थोड़ा शांत हो जाती है और तभी वो उसे समझाता है कि जिंदा रहने के लिए यहाँ चेहरा छिपाना जरूरी है। जिसके बाद रात होने के कारण जूडी उसी के साथ उसके घर पर दिखाई जाती है, जहां वो उससे बात करके उसके बारे में पूछती है। तब वो अपना नाम स्टॉवर बताता है और जूडी को खाने के लिए कुछ खाना भी देता है। वो उसे अपने शरीर पर खतरनाक केमिकल के असर से बचने के लिए उसे जल्दी साफ करने को भी कहता है, क्योंकि इन खतरनाक केमिकल की वजह से एक ऐसी दिमागी बीमारी फैली हुई है जिसमें इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। जूडी फिर उससे सुबह हुए हादसे के बारे में पूछती है, जो स्टोवर उसे बताता है कि वो डेडलैंड की सीमा पर दो क्रॉलर्स के हाथ लग गई थी, जिससे ही उसने उसे बचाया। अब जूडी की मदद करते वक्त स्टोवर उसके गले के पीछे बना केबल कनेक्टर देख उससे कहता है कि वो भी उन लोगों में से एक है, पर जूडी उसकी बातों को समझ नहीं पाती और उससे इसका मतलब पूछती है, जिस पर स्टोवर उसे बताता है कि वो एक इनवर्ल्डर है, यानी कि ड्रीमर, जिस पर
को कहती है कि ये बात तो मैं जानती हूँ, पर वो ये नहीं जानती कि वो यहाँ कैसे पहुंची और वापस अपने सिस्टम जाने का रास्ता भी उसे नहीं मालूम। अगर वो जानती तो जरूर वापस चली जाती। जिस पर स्टोवर उसे कहता है कि सिस्टम में वापस जाने का रास्ता डेड लैंड की दूसरी तरफ है, जहाँ पहुंच पाना किसी भी खतरे से कम नहीं है। जिस पर फिर जूडी उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने सिस्टम से पहले भी किसी को देखा है। जिस पर वो बताता है कि उसने देखा है, पर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। आगे जूडी बताती कि उसे इस बाहरी दुनिया के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर उसे किसी ने भी इसके बारे में कभी नहीं बताया। अब स्टोवर इस बात से नाराज होकर उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें इस दुनिया के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम लोगों ने ही यहाँ के हवा में जहर घोला और ओजोन की परत को तबाह कर दिया, और जब तुम्हारे फैले हुए प्रदूषण से ये धरती नष्ट हो गई तो तुम सभी इसी धरती के नीचे अपनी जान बचाने के लिए छुप गए और हम सभी को मरने के लिए यहाँ पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद स्टोवर कहता है कि मुझे और हमारे पूर्वजों को सब कुछ याद है कि दुनिया में जब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी तब भी हम तुम लोगों की तरह धरती के नीचे नहीं छिपे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर जूडी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने बचाव में कहती है कि उसे इसके बारे में सिस्टम ने कभी नहीं बताया था। जिसके बाद वो उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिस पर स्टोवर उदास होकर बताता है कि अब इस दुनिया में वो अकेला ही रह गया है। जीतना कहकर वो जूडी को उसके कपड़े वापस देकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। अब दिन धीरे धीरे बीतने लगता है। स्टोवर जूडी को बाहरी दुनिया में जीने के लिए शिकार करना सिखाता है और रेत के दलदल के बारे में भी बताता है, पर जूडी इस बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये सच की दुनिया उसके सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तभी स्टोवर उसी खंबे के पास रुक जाता है जहाँ से जूडी जमीन से बाहर आई थी। वो उसी मानव कंकाल के नीचे बैठ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। जिस पर जूडी सवाल करती है कि क्रॉलर्स ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं। जिस पर स्टोवर उसे जवाब देता है कि ये उसकी पत्नी की कब्र और अवशेष है और उसे उसने ही वहाँ इस तरह से लटकाया है क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी की लाश को जमीन में दफनाता तो आदमखोर क्रॉलर्स उसकी गन से वहाँ आकर उसकी लाश को अपना खाना बना लेते। वहीं थोड़ी दूर पार उसके पिता की भी कब्र है और उसकी माँ को क्रॉलर्स अपने साथ क्रॉलर्स होल में लेकर चले गए। जूडी फिर उसे उसी इन्फिनिस के सदस्य के कंकाल के बारे में पूछती है, पर स्टोवर कहता है कि वो बस उसके बारे में इतना ही जानता है कि वो सिस्टम का सदस्य था। इस पर फिर जूडी उसे अपने पिता का आईडी कार्ड दिखाकर अपने पिता के बारे में बताती है और फिर दोनों शाम नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जूडी उसे अपने सिस्टम के अंदर की दुनिया के बारे में बताती है कि कैसे वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अपनी काल्पनिक दुनिया में अपनी मर्जी से जीते हैं, यहाँ तक कि वो चाहे तो भगवान से भी हाथ मिला सकते हैं। जिस बात को स्टोवर सुनकर उससे कहता है कि ऐसी काल्पनिक दुनिया सिर्फ झूठ पर बनी होती है जहाँ कोई दुख दर्द और खतरा नहीं होता। ऐसी जिंदगी सच नहीं बल्कि बनावटी और झूठी होती है। आप सोने के वक्त भी जूडी अपने सिस्टम के बारे में बातें करती है, जिस पर स्टोवर उससे सवाल करता है कि उसने अब तक किसी भी चीज को सच में अनुभव किया है या नहीं। जिस बात से जूडी इनकार कर देती है और देखते ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।